आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। सुबह के 9 बजे हम लेकर आए हैं आपके लिए 9 बजे 9 बड़ी खबर। और आज हम आपको दिखाएंगे कोरोना केस के मामले में दिल्ली ने बनाया कौन सा नया रिकॉर्ड, और मुंबई में छठ पूजा पर लगी कौन सी शर्त, और तंत्र मंत्र के चक्कर में एक मासूम बच्ची को कहां जान गंवानी पड़ गई। सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां कुछ इलाकों में सरकार एक बार फिर लॉकडाउन लगा सकती है। और दिल्ली में कोरोना के केस इतने ज्यादा हो गए हैं कि बॉर्डर पर कोविड के रैंडम टेस्ट का प्लान बनाया गया है। कोरोना के मामले में नवंबर महीने में देश ही नहीं पूरी दुनिया के शहरों में टॉप पर पहुंच गई है दिल्ली। कल एक दिन में 6,396 नए केस सामने आए और 99 की जान चली गई। दिल्ली की आबादी देश की जनसंख्या का 2% भी नहीं है, लेकिन देश भर के 13% कोरोना केस दिल्ली में आ रहे हैं। लिहाजा सरकार अब कई तरह की पाबंदियां लगाने वाली है। पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में कोरोना रोज तकरीबन 100 लोगों की जान ले रहा है। देश में कोरोना से मरने वाला हर शख्स दिल्ली का है। 13 नवंबर को 91 मौत, 14 नवंबर को 96 मौत, 15 नवंबर को 95 मौत, 16 नवंबर को 99 और 17 नवंबर को 99 मौत हुई। कोरोना के इस बढ़ते कहर की वजह से दिल्ली से नोएडा आने जाने वालों का रैंडम कोविड टेस्ट करवाने का फैसला लिया गया है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते कहर पर कंट्रोल करने के लिए मोदी सरकार एक्शन में आ गई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के डॉक्टर्स को दिल्ली में तैनात कर दिया गया है। आईसीयू बेड्स के इंतजाम किए जा रहे हैं और टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। फिर से चीज़ें नियंत्रण से बाहर जा रही थी तो फिर से भारत सरकार को इंटरवीन करना पड़ा, और स्वयं जो है गृह मंत्री जी ने इंटरवीन किया, और जो चीज़ें उसके लिए सहायता के लिए तय की गई वो सारी की सारी चीज़ें हम उनको दे रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, मैन पावर के रूप में, बेड के रूप में, आईसीयू बेड के रूप में, टेस्टिंग की कैपेसिटी के रूप में। केंद्र सरकार का मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है, और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 आईसीयू बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। इससे सबसे ज़्यादा हमें लाभ होगा। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस की वजह से दिल्ली से नोएडा आने जाने वालों का रैंडम कोविड टेस्ट करवाने का फैसला लिया गया है। एक से ज्यादा संक्रमित व्यक्ति वाले इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में बदला जाएगा। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में आने जाने वाले सभी डिलीवरी बॉय, दुकानदार, रिक्शा चालक का भी टेस्ट होगा। दिल्ली में कोरोना के केसेस इतनी तेजी से बढ़ने के पीछे एक बड़ी वजह है यहाँ के बाजारों में उमड़ी भीड़ तो जुट ही रही है। कोविड के लिए तय नियम कानून है, उनका भी खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। बाजार की ये तस्वीर देखिए और समझिए कि देश की राजधानी में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल क्यों है। न कोई सोशल डिस्टेंसिंग, न सबके चेहरे पर मास्क। दिल्ली की हर मार्केट का यही हाल है। कोरोना की गाइडलाइंस का सरेआम मजाक बनाया जा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि सरकार एक बार फिर लॉकडाउन की तैयारी में लगी है। पिछले 6 दिनों से लगातार दिल्ली में हर घंटे कोरोना से 4 लोगों की मौत हो रही है। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 8,000 के करीब पहुंच गई है। पिछले 10 दिनों से दिल्ली में हर दिन औसतन 7,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 5 लाख के करीब पहुंच गई है। अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। कोरोना से मौत इतनी ज्यादा हो रही है कि दिल्ली के श्मशान घाट और कब्रिस्तान में जगह कम पड़ने लगी है। श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए लाइनें लग रही हैं, तो कब्रिस्तान भी छोटे पड़ गए हैं। दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान जदीद कब्रिस्तान में कोरोना से मरने वाले लोगों को दफनाने के लिए अलग से 10 बीघा जमीन दी गई थी, लेकिन अगले 20 दिन में ये कब्रिस्तान पूरी तरह भर जाएगा। मौत का ये आंकड़ा कम हो, इसलिए कई तरह के उपायों पर विचार चल रहा है। शादी समारोह में 200 लोगों को जाने की इजाजत दी गई थी, अब उसे 50 तक सीमित कर दिया गया है। भीड़ सिर्फ दिल्ली के बाजारों में ही नहीं है, महाराष्ट्र के कई मंदिरों में भी यही हाल है। उस्मानाबाद जिले का मशहूर तुलजा भवानी शक्तिपीठ जब 8 महीने बाद खुला तो अफरा तफरी मच गई। पुलिस वाले भी भीड़ पर कंट्रोल नहीं कर पाए।
दिल्ली में बाजार बंद करने का प्लान बन रहा है तो मुंबई में छठ पूजा पर कई तरह की पाबंदी लगा दी गई है। और बीएमसी ने छठ पूजा के लिए कुछ गाइडलाइंस तैयार की। मुंबई में हर साल की तरह इस साल न तो समंदर किनारे छठ पूजा हो पाएगी, न ही किसी नदी के किनारे छठ पूजा का कोई कार्यक्रम हो पाएगा। बीएमसी ने कोरोना की वजह से छठ पूजा पर गाइडलाइंस जारी की है। तो मुंबई पुलिस ने दिवाली के मौके पर पटाखे बेचने और चलाने के आरोप में 40 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली है। मुंबई में लाखों की तादाद में लोग यूपी बिहार के रहने वाले हैं जो हर साल समंदर और नदी किनारे छठ पूजा करते हैं, लेकिन बीएमसी की फरमान की वजह से इस साल छठ पूजा कृत्रिम तालाब किनारे ही हो पाएगी। बीएमसी ने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा है, छठ पूजा के लिए समुद्र किनारे लोग अर्घ्य देने आते हैं। कोविड के कारण इस बार समुद्र किनारे सामूहिक छठ पूजा की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना मुश्किल होगा। कोरोना महामारी के कारण समुद्र किनारे भीड़ इकट्ठा न हो, इसकी जिम्मेवारी पुलिस को लेनी है। कृत्रिम तालाब तैयार कर सोशल डिस्टेंस, मास्क और नियमों का पालन कर पूजा अर्चना होगी। कृत्रिम तालाबों पर मेडिकल टीम तैनात रहेगी और जरूरत पड़ने पर श्रद्धालुओं की जांच भी होगी। उद्धव सरकार ये सख्ती इसलिए कर रही है क्योंकि कल सिर्फ एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 2840 नए केस सामने आए और 68 लोगों की जान चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आतंकवाद को लेकर पड़ोसी देशों को आईना दिखाया। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर मोदी ने कहा, आतंकवाद को पालने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मौका ब्रिक्स देशों के वर्चुअल सम्मेलन का था जिसमें पीएम मोदी का चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से आमना सामना हुआ। ब्रिक्स सम्मेलन में द्विपक्षीय मुद्दे नहीं उठाए जाते, इसलिए मोदी ने चीन के साथ सीमा विवाद की बात तो नहीं की, लेकिन चीन के सबसे करीबी दोस्त पाकिस्तान का नाम लिए बगैर आतंकियों के पालने को लेकर करारा अटैक किया। मोदी ने कहा, आतंकियों के साथ साथ उन्हें पनाह देने वाले देशों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। पीएम मोदी ने भले ही किसी देश का नाम ना लिया हो, लेकिन पीएम मोदी ने जो कहा उसका सीधा मतलब पाकिस्तान और चीन से है जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। हाफिज सईद पर पाबंदी का केस हो या अजहर मसूद पर एक्शन का मामला, हर बार चीन पाकिस्तान की मदद करता है। जम्मू कश्मीर में गुपकार अलायंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस पर अमित शाह ने बड़ा अटैक किया। अमित शाह ने आर्टिकल 370 और तिरंगे के अपमान पर कांग्रेस से अपना स्टैंड साफ करने की मांग की। जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में गुपकार अलायंस के साथ चुनाव लड़ने का फैसला कांग्रेस के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। संबित पात्रा के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस पर बड़ा अटैक किया है। अमित शाह ने एक के बाद एक 3 ट्वीट्स कर कांग्रेस से इस पर अपना स्टैंड क्लियर करने को कहा है। गुपकार गैंग अब ग्लोबल फोरम में जा रहा है। वो चाहते हैं कि विदेशी ताकतें जम्मू कश्मीर के मामले में दखल दें। गुपकार गैंग ने तिरंगे का अपमान किया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि क्या वो इसका सपोर्ट करते हैं। उन्हें अपना स्टैंड साफ करना होगा। कांग्रेस और गुपकार गैंग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर फिर हिंसा के दौर में वापस लौटे। आर्टिकल 370 खत्म कर सरकार ने दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को अधिकार दिए, लेकिन अब ये पार्टियां इन अधिकारों को वापस छीनना चाहती। यही वजह है कि लोग ऐसी पार्टियों को हर जगह से खारिज कर रहे हैं। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने भी यहां तक कह दिया कि कांग्रेस चीन और पाकिस्तान के कहने पर गुपकार गैंग से मिली है। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान और चीन की डायरेक्शन के बाद इस गुपकार गैंग का हिस्सा बनी है। देश ना कांग्रेस को माफ करेगा और जम्मू कश्मीर की जनता इन तमाम गुपकार वालों को कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस की तरफ से अमित शाह के हमले का जवाब सामने आया। कांग्रेस ने कहा कि गुपकार अलायंस से कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ चुनावी है। कांग्रेस पार्टी ने पहले से ये क्लियर किया है कि जो यहाँ पर गुपकार अलायंस नाम से एक संगठन बना है, खासकर पिछले 2 महीने से जितनी भी मीटिंग्स उन्होंने बुलाई, अभी कांग्रेस पार्टी का स्टेट लेवल का कोई भी नुमाइंदा उसमें शमूलियत नहीं की। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को दोबारा लागू करने के मकसद से फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत कुछ पार्टियों ने गुपकार अलायंस बनाया है।
मध्य प्रदेश के कंप्यूटर बाबा पर नई मुसीबत आ गई है और कंप्यूटर बाबा की जमानत की सारी कोशिशों पर पानी फिर गया है। कांग्रेस के करीबी कंप्यूटर बाबा 28 नवंबर तक जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। शिवराज सरकार का शिकंजा कसता जा रहा है। भोपाल से लेकर इंदौर तक इतने मामले दर्ज हो गए हैं कि एक मामले में बेल मिलती है तो दूसरे मामले में जेल हो जाती है। कंप्यूटर बाबा को सरकारी जमीन पर कब्जा करने के आरोप में 2 दिन पहले बेल मिली थी, लेकिन एक व्यक्ति पर तलवार से हमले के आरोप में मंगलवार को 28 नवंबर तक जेल भेज दिया गया। 2-3 शिकायतें भी प्राप्त हुई थी, जिसमें 2 में अभी प्राथमिकी भी दर्ज की गई है, FIR भी दर्ज की गई है, जिसमें एक पंचायत सचिव के साथ मारपीट और उनके साथ दुर्व्यवहार करने संबंधी एक गंभीर शिकायत आई थी। और दूसरा जो मामला था एक दूसरे अतिक्रमण से जुड़ा हुआ था और स्थानीय लोगों ने उसकी शिकायत की थी। इन दोनों मामलों में कार्रवाई की गई है। मध्य प्रदेश सरकार अब कंप्यूटर बाबा के अवैध खजाने का भी पर्दाफाश करने लगी है। बाबा पर कई शहरों में सरकार की करोड़ों की जमीन हड़पने का आरोप लगा है। यूपी के कानपुर में अंधविश्वास के नाम पर घिनौना काम हुआ और 7 साल की बच्ची के साथ दिल दहलाने वाली एक वारदात हुई है, खबर भरी विचलित करने वाली। संतान की चाहत में एक निसंतान दंपति ने पड़ोस की 7 साल की बच्ची के साथ जो हैवानियत की, उसे सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पटाखे जलाने के बहाने ले जाकर पहले तंत्र मंत्र का प्रयोग किया गया और फिर हैवानों ने बच्ची के साथ बेरहमी की। दिवाली के अगली सुबह खून से लथपथ बच्ची का शत विक्षित शव खेत में पड़ा मिला। वारदात कानपुर जिले के भद्रस गांव की है। आरोपों के मुताबिक मासूम बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया गया, फिर जीते जी उसका कलेजा निकाल लिया गया। दरिंदों ने बच्ची के कुछ अंगों को खुद खाया और कुछ अंग कुत्तों को खिला दिए। परशुराम का और उसकी पत्नी सुनैना यहाँ पर पिछले काफ़ी समय से रह रही थी। बताया जाता है कि दोनों को पिछले 20 साल से भी ज़्यादा शादी का समय हो चुका है, लेकिन दोनों को औलाद नहीं थी। जो अब तक की पुलिस की जानकारी है उसके मुताबिक दोनों को किसी तंत्र मंत्र के आदमी ने, किसी तांत्रिक ने इस बात की जानकारी दी कि अगर वो बच्ची का उस दिन बलि लेता है तो उसको संतान प्राप्ति हो सकती है। जिसके बाद ये बताया जाता है कि ये संकरे रास्ते से होते हुए अंकुल बच्ची को लेकर के जाता है अपने चाचा के घर में। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने हत्या से पहले दुष्कर्म की बात कबूल कर ली है। छोटी बच्ची का शव बरामद हुआ है। ये बच्ची अपने घर से कल रात से लापता थी। इस संबंध में जो भी विधिक कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। FIR दर्ज की जा रही है। घटना की खबर मिलते ही एक्शन में आई योगी सरकार ने पीड़ित परिवार के लिए 5 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन का भरोसा दिया है। कानपुर की तरह एक गुनाह बुलंदशहर में भी हुआ। रेप के बाद जिंदा जल चुकी लड़की ने अस्पताल में आखिरकार दम तोड़ दिया। बुलंदशहर की रेप पीड़ित लड़की ने दिल्ली के अस्पताल में दम तोड़ दिया है। 80% झुलस गई थी लड़की। पुलिस के मुताबिक रेप के आरोपी समझौते के लिए दबाव बना रहे थे, इसलिए लड़की ने आग लगा ली। लेकिन लड़की के पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को आरोपी के चाचा और दोस्तों ने जला दिया। रेप की वारदात 3 महीने पहले 15 अगस्त को हुई थी। लड़की से बलात्कार का आरोपी जेल में है। दोनों समझौते के लिए कल शाम को उसको दबाव बना रहे थे और उस परिस्थिति में तनाव की स्थिति में लड़की के द्वारा आग लगा करके घर के अंदर सुसाइड का प्रयास किया गया। उन्होंने कुछ सलाह मिलाई हमारे गांव को, उन्होंने लड़की को खत्म कर दिया, आग लगा तो कैसे भी फैसला हो जाएगा कि लड़की बयान नहीं दे पाएगा आगे। जी ये नहीं पता किसने लगाई। घर पर रिश्तेदार आए हुए, वहाँ पर दूसरे घर गए हैं। मट्टी का तेल है जो घर में, हमारे पूरे गाँव में किसी घर में मट्टी का तेल नहीं मिलेगा। लड़की के आग में झुलसने के बाद लापरवाही बरतने के आरोप में 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। हरियाणा के फतेहाबाद में एक हैरान करने वाली वारदात कैमरे में कैद हुई और एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ और आरोपी अब तक फरार है। पहले 2 गुंडों से हमला किया, फिर तीसरा भी आ गया। लाठी डंडे से नॉन स्टॉप हमला होने लगा। कुछ ही सेकंड में चौथा बदमाश आया और उसने ईंट उठा कर मारना शुरू किया। तस्वीरें फतेहाबाद के हंस मार्केट की हैं। बलराज सन्नी और उसके 2 साथियों ने तुलसी नाम के एक युवक की जमकर पिटाई की। ये पूरा गुनाह एक दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया। डंडों और ईंट से पिटाई के बाद चारों गुंडे फरार हो गए और फिर वहां मौजूद लोग घायल तुलसी को सिविल हॉस्पिटल में ले गए। गंभीर रूप से घायल युवक को हिसार रेफर कर दिया गया।
इसको बलराज और सनी ने और 2 लड़के और उन्होंने काफ़ी बुरी तरह से पीटा गया इसका, तो इसको यहाँ से रेफर कर दिया गया तो जड़ इसके अंदर, तो उसके बयान लिया जाए, बयान लेकर अभियोगों किया जाए और जल्दी से जल्दी जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। शुरुआती जांच के मुताबिक ये हमला पुरानी रंजिश की वजह से हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को बधाई दी है। मंगलवार को टेलीफोन पर हुई बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन ने भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को लेकर अपनी प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को बधाई देने के लिए फोन किया। हमने भारत अमेरिका सामरिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने अमेरिका की निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी जीत की शुभकामनाएं दी। मोदी ने कहा कि उनकी सफलता भारतीय अमेरिकी समुदाय के लिए गौरव और प्रेरणा का प्रतीक है। कमला हैरिस की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी ने दूसरा ट्वीट किया, मैंने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भी हार्दिक बधाई दी है। उनकी सफलता जीवंत भारतीय अमेरिकी समुदाय के सदस्यों के लिए बहुत गर्व और प्रेरणा का विषय है, जो भारत अमेरिका संबंधों के लिए एक जबरदस्त स्रोत है। छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुकना, आगे देखिए यूपी प्रशासन में क्या बड़ा फेरबदल हुआ।